डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महादेव सहाय के पुत्र का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान के जीरादेई में हुआ था। बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। वह अपनी मां और बड़े भाई महेंद्र से बहुत जुड़े हुए थे। जीरादेई की विविधतापूर्ण आबादी में लोग काफी सद्भाव में रहते थे। उनकी सबसे पुरानी यादें अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने की हैं। अपने गांव और परिवार के पुराने रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए जब वह मुश्किल से 12 साल के थे तब उनकी शादी राजवंशी देवी से हुई थी। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर उन्हें 30 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने 1902 में प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। विडंबना यह है कि उनकी छात्रवृत्ति उनकी देशभक्ति की पहली परीक्षा थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सेवेंस ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए कहा था। अपने परिवार और शिक्षा के प्रति उनके कर्तव्य की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद गोखले को मना कर दिया। लेकिन यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने याद किया, मैं दुखी था और अपने जीवन में पहली बार शिक्षा जगत में उनका प्रदर्शन गिर गया और वे मुश्किल से अपनी कानून की परीक्षा पास कर पाए। हालांकि अपना चुनाव करने के बाद उन्होंने अपने मन में आने वाले विचारों को किनारे कर दिया और नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 1915 में उन्होंने सम्मान के साथ कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें स्वर्ण पदक मिला। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी पूरी की। हालांकि एक कुशल वकील के रूप में उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई की उथल पुथल में फंस जाएं। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक तथ्य खोज मिशन पर थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वयंसेवकों के साथ चंपारण आने के लिए कहा। वे चंपारण पहुंचे। शुरू में वे गांधी जी की उपस्थिति या बातचीत से प्रभावित नहीं हुए। हालांकि समय के साथ वे गांधी जी द्वारा दिखाए गए समर्पण, दृढ़ विश्वास और साहस से बहुत प्रभावित हुए। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उस क्षेत्र से अलग था, जिसने चंपारण के लोगों के हित को अपना बना लिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे एक वकील और एक उत्साही स्वयंसेवक के रूप में अपने कौशल के साथ मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को बदल दिया, सबसे महत्वपूर्ण रूप से जाति और अस्पृश्यता पर। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह एहसास कराया कि एक ही उद्देश्य के लिए काम करने वाला राष्ट्र एक जाति यानी सहकर्मियों का बन गया है। उन्होंने अपने नौकरों की संख्या घटाकर 1 कर दी और अपने जीवन को सरल बनाने के तरीके खोजे। उन्हें अब फर्श साफ करने या अपने बर्तन खुद धोने में शर्म महसूस नहीं होती थी, वे काम जो उन्होंने हमेशा दूसरों से करने की उम्मीद की थी। जब भी लोगों को तकलीफ होती थी, वे उनके दर्द को कम करने के लिए मौजूद रहते थे। 1914 में बाढ़ ने बिहार और बंगाल को तबाह कर दिया था। वे बाढ़ पीड़ितों को भोजन और कपड़े बांटने वाले स्वयंसेवक बन गए। 1934 में बिहार भूकंप से हिल गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ और संपत्ति का नुकसान हुआ। भूकंप अपने आप में विनाशकारी था। उसके बाद बाढ़ और मलेरिया का प्रकोप हुआ, जिसने दुख को और बढ़ा दिया। वे तुरंत राहत कार्य में जुट गए, भोजन, कपड़े और दवाइयां इकट्ठा की। यहाँ उनके अनुभवों ने अन्य जगहों पर भी इसी तरह के प्रयासों को प्रेरित किया। 1935 में क्वेटा में भूकंप आया। सरकारी प्रतिबंधों के कारण उन्हें मदद करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उन्होंने सिंध और पंजाब में बेघर पीड़ितों के लिए राहत समितियां स्थापित की, जो वहां उमड़ पड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के तहत बिहार में असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की। बाद में इस महाविद्यालय को गंगा के किनारे सदाकत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार में असहयोग आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य का दौरा किया, एक के बाद एक जनसभाएं की, धन इकट्ठा किया और राष्ट्र को सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों के पूर्ण बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से कताई करने और केवल खादी पहनने का आग्रह किया। बिहार और पूरे देश में तूफान आ गया। लोगों ने नेताओं के आह्वान का जवाब दिया। शक्तिशाली ब्रिटिश राज की मशीनरी ठप हो रही थी। ब्रिटिश भारत सरकार ने अपने पास मौजूद एकमात्र विकल्प का उपयोग किया, बल प्रयोग। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद को गिरफ्तार किया गया। फिर यह हुआ, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में शांतिपूर्ण असहयोग हिंसा में बदल गया।
चौरी चौरा की घटनाओं के मद्देनजर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। पूरा देश चुप हो गया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच असहमति की सुगबुगाहट शुरू हो गई। गांधी जी की आलोचना की गई, जिसे बारदोली रिट्रीट कहा गया। गांधी जी के कार्यों के पीछे की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वे अपने गुरु के साथ खड़े रहे। गांधी जी स्वतंत्र भारत के लिए हिंसा की मिसाल कायम नहीं करना चाहते थे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक मार्च करने की योजना बनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। पटना में नखास तालाब को सत्याग्रह स्थल के रूप में चुना गया। नमक बनाते समय स्वयंसेवकों के जत्थों ने गिरफ्तारी दी। कई स्वयंसेवक घायल हो गए। उन्होंने और स्वयंसेवकों का आह्वान किया। जनमत ने सरकार को पुलिस हटाने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने धन जुटाने के लिए निर्मित नमक बेचा। उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न मोर्चों पर उनकी सेवा ने उनकी छवि को काफी ऊंचा किया। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की असंगत विचारधाराओं के बीच पैदा हुई दरार को भरने की पूरी कोशिश की। रवींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें लिखा, मैं अपने मन में आश्वस्त महसूस करता हूं कि आपका व्यक्तित्व घायल आत्माओं को शांत करने और अविश्वास और अराजकता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगा। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा, सांप्रदायिकता की काली छाया जो हमेशा पृष्ठभूमि में छिपी रही थी, लगातार बढ़ती गई। उन्हें निराशा हुई कि पूरे देश और बिहार में सांप्रदायिक दंगे अचानक भड़कने लगे। दंगों को नियंत्रित करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। आज़ादी तेजी से करीब आ रही थी और विभाजन की संभावना भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास चिरादेई में अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलने की बहुत प्यारी यादें थीं, अब देश को 2 टुकड़ों में बंटते हुए देखने का दुर्भाग्य था। जुलाई 1946 में जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो वे इसके अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्रता के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि की गई और वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन के शाही वैभव को एक सुंदर भारतीय घर में बदल दिया। उन्होंने सद्भावना मिशन पर कई देशों का दौरा किया, क्योंकि नए राज्य ने नए रिश्ते स्थापित करने और उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने परमाणु युग में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हुए और बाद में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने जोशीले और सफल जीवन के कई उतार चढ़ावों के साथ उन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता से पहले के दशकों को कई पुस्तकों में दर्ज किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है चंपारण में सत्याग्रह, 1922 भारत विभाजित, 1946 उनकी आत्मकथा 1946 महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, 1949 और बापू के कदमों में, 1954। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में सेवानिवृत्ति के दौरान बिताए। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। अपने प्रथम नागरिक में भारत ने संभावनाओं से भरे जीवन की कल्पना की थी और उन्हें साकार करने के लिए उनका अद्वितीय समर्पण देखा था।